call is now being recorded. ओके, स्क्रीन सबको दिख रही है? Yes, ma'am. ओके, नाउ see, I have written some concepts like hate crimes, hate speech, collective violence, communal violence, mob lynching और lynching. ये कॉन्सेप्ट जब आप देखोगे यू विल फील समहाउ दैट आप कभी कभी इनको इंटरचेंजेबली भी यूज करते हो, या दे ऑल आर डिफरेंट बट एंड हैविंग वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, बट स्टिल ये अपने आप में एक यूनिक ऑफेंसेस या एक यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जिनकी डेफिनेशंस दी जाती हैं या अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल होते हैं. अगर हम बात करें हेट क्राइम्स की, तो हेट क्राइम एक ओवर आर्किंग कॉन्सेप्ट है या एक ओवर आर्किंग क्राइम है जिसके बाकी ये सारे हेट स्पीच, कलेक्टिव वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, दे ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ हेट क्राइम्स. तो हेट क्राइम्स एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, चाहे मॉब वायलेंस हो, कम्युनल वायलेंस हो, दे ऑल आर कमिंग आउट फ्रॉम हेट क्राइम्स. तो पहले ही जरूरी ये है कि आप हेट क्राइम समझो कि हेट क्राइम क्या है. हेट क्राइम की अगर हम बात करें तो देखो, हेट क्राइम्स जहां पर भी होते हैं, हेट का मतलब क्या है, किसी के प्रति एक घृणित भावना, एक यू आर नॉट लाइकिंग दैट पर्सन, ठीक है, डिसलाइकिंग विच आर बेस्ड ऑन डिसलाइकिंग. और जहां पर डिसलाइकिंग की होती है तो इसका मतलब पहले से ये क्लियर है कि ये आर दीज आर बायस्ड क्राइम्स, ठीक है, इनमें कहीं ना कहीं एक बायस है. पहले से ही बायस को क्या बोलेंगे हिंदी में? बायस मतलब भेदभाव, ठीक है. आप किन्हीं दो ग्रुप में कुछ ग्राउंड्स पे कुछ आधार आपने ऐसे तय किए हुए हैं, निर्धारित किए हुए हैं, जिनके बेस पर आप उनमें पहले से एक बायस ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, और फिर आप उन भेदभाव को आगे बढ़ाते हुए आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप मतलब सोशल ग्रुप की यहाँ हम एक बात कर रहे हैं, अगर आप कोई क्राइम उनके प्रति कमिट करते हो तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स हेट क्राइम्स. अब अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो वो ग्रुप्स आपकी एथनिसिटी पर बेस्ड हो सकते हैं. आप लोग अपने कॉपी पेन लिख कर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा लेक्चर हमेशा इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन मेनी सोर्सेज. तो अच्छा है अगर आप ये पॉइंट्स अभी यहाँ पर लिख लो तो आपको फिर दोबारा कहीं ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप इन पॉइंट्स को फिर रिसर्च कर सकते हो आगे फर्दर. एथनिसिटी बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी बेस्ड हो सकते हैं, लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप्स हो सकते हैं, नेशनैलिटी बेस्ड ग्रुप्स हो सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस जिसको हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है. अगर हम यूएस में देखें तो रेसिस्ट इंसिडेंट्स वहां पे, रेसिस्ट द वायलेंस बेस्ड ऑन ड्यू टू रेशियल रीजंस वहां पर बहुत ही होते हैं, ठीक है. देन रिलीजन बेस्ड जिसको हम कम्युनल वायलेंस का भी नाम यहाँ पर दे देते हैं अगर इंडिया में देखें, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को जब आप टारगेट करके कोई भी ऑफेंस करते हो, कोई भी क्राइम करते हो, दैट इज ऑल्सो हेट क्राइम, ठीक. जेंडर आइडेंटिटी या फिर किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को आप टारगेट करते हुए उस पर्टिकुलर ग्रुप को या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आप टारगेट कर रहे हो, देन दैट इज ऑल्सो अ हेट क्राइम. देन कमिंग टू हेट स्पीच, हेट स्पीच मैंने आपको पहले ही बताया था कि हेट स्पीच is the first and foremost ingredient for towards the commission of any of the hate crime, ठीक है, या कम्युनल वायलेंस या फिर मॉब वायलेंस. अगर हम इंडिया की बात करें तो हेट क्राइम एक ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम हेट स्पीच की बात करें, हेट स्पीच हमारे यहाँ हमारी इंडियन लॉज में इट इज नॉट डिफाइंड एज सच एनीवेयर, लेकिन लॉ कमीशन की 267 रिपोर्ट में इट हैज बीन ट्राइड एंड लॉ कमीशन ने ये एक डेफिनेशन वहां पे मतलब एक दे हैव अटेम्प्टेड टू डिफाइन हेट क्राइम एंड हैव सजेस्टेड टू द पार्लियामेंट कि आप इसको इंट्रोड्यूस कराइए आईटीज में, दो सच एन इंट्रोडक्शन हैज नॉट बीन मेड येट. अब तो हेट स्पीच हम लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत ही डिटेल में पहले डिस्कस कर चुका है. इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू मे आस्क. We have discussed through the case of Pravasi Bhalai Sangathan versus Union of India. Then we have discussed the various articles and the Law Commission report 267 and many incidents which occurred due to hate speech. ठीक है. Then come to collective violence. Collective का मतलब क्या है? जहाँ पे violence हिंसा हो रही है वो सामूहिक तौर पे हो रही है.
ठीक है, सामूहिक मतलब लोग ग्रुप्स में आ रहे हैं एंड आइदर दे आर coming in one group and they are targeting the other group, or they are coming in group or targeting an individual. तो जहां पर भी सामूहिक रूप से कोई भी हिंसा हो रही है उसको हम कलेक्टिव वायलेंस कहते हैं. कलेक्टिव वायलेंस का ही एक पार्ट फिर आपका आ जाता है कम्युनल वायलेंस या मॉब वायलेंस. ठीक है, कलेक्टिव वायलेंस आपका कम्युनल वायलेंस भी हो सकता है, मॉब वायलेंस भी हो सकता है. कम्युनल वायलेंस की जब हम बात करते हैं, देखो कम्युनल वायलेंस, कम्युनल का मतलब क्या है, सांप्रदायिक. ठीक है, अब जो ये सांप्रदायिकता का एक इशू है, ठीक है, या ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कुछ नहीं बट दिस इज अ टोटल पॉलिटिकल फिलॉसफी. और इसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी इतनी स्ट्रांग रही है कि ये, क्योंकि जो एक रिलीजियस ग्रुप इट इज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ वोट बैंक फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज. तो कम्युनल वायलेंस या कम्युनलिज्म इंडिया में या एक मल्टी डाइवर्सिटी वाली कंट्री में, वहां पे कम्युनिज्म के इंसिडेंट्स बहुत होते हैं केवल और केवल इन्हीं कारणों की वजह से. ठीक है, कम्युनलिज्म इसको लिख लो एक लाइन में कहीं पर भी, कम्युनलिज्म एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, communalism as a political philosophy has its roots, communalism as a political philosophy has its roots in the religious and cultural diversity of India. Communalism as a political philosophy has its roots in the religious and cultural diversity of India. It has been used as a political propaganda. It has been used as a political propaganda tool to create divide. It has been used as a political propaganda tool to create divide, comma, differences and tensions between communities, to create divide, differences and tensions between communities on the basis of religious and ethnic identity, on the basis of religious and ethnic identity, leading to communal hatred and violence, leading to communal hatred and violence. देखो स्टार्टिंग में हमारे यहाँ जब जो बुद्ध थे, he was the first to bring the concept of secularism. ठीक है, लेकिन क्योंकि इंडिया इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू कॉलोनाइजेशन ऑफ मेनी फॉरेन कंट्रीज, तो धीरे धीरे क्या हुआ, लास्ट में जब ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपना राज्य जमाने के लिए, ठीक है, जस्ट टू एनहांस देयर पॉलिटिकल पावर्स, दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. एंड दे अंडरस्टूड कि अच्छा, अगर उसमें भी आप देखो, इन्होंने कभी भी पर्सनल लॉज को ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे टच नहीं किया, लेकिन उनको ये चीज समझ आ गया कि अगर इंडियंस किसी चीज पे डिवाइड किए जा सकते हैं तो वो है केवल उनका रिलीजन. ठीक है, रिलीजन, कास्ट. तो उन्होंने डिवाइड एंड डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, और तब से ये रूट्स कम्युनलिज्म की, इट हैज टेकन वेरी, मतलब डीप एम्बेडेड हो गई है हमारे सिस्टम में. और आज की डेट में अगर हम देखें तो कम्युनल राइट्स एक बहुत बड़ी समस्या गवर्नमेंट के सामने बन चुकी है. ठीक है, कम्युनल राइट्स को या कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए एक बिल भी लाया गया था 2005 में. इस बिल का नाम लिख लो, कम्युनल वायलेंस ब्रैकेट में प्रिवेंशन, कॉमा कंट्रोल एंड रिहैबिलिटेशन, कम्युनल वायलेंस. लेट मी ट्राई टू राइट. एक बिल आया था, कैन यू ऑल सी? शैलेंद्र, हेलो, आप लोगों को दिख रहा है जो प्रेजेंटेशन चल रही है? दिख रहा है मैम. ठीक है,
ये बिल का नाम ये लिख लेना एंड यू कैन गो थ्रू इट्स कंटेंट्स. ओके मैम. Prevention, control, and rehabilitation and this was in 2005. लेकिन ये this was not passed. ठीक है, तो ये अभी भी we don't have a concrete law regarding communal violence. ठीक है. फिर जब हम बात करते हैं मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग, देखो मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग इज बीइंग डिराइव्ड, या ये एक और कॉन्सेप्ट है जो मॉब वायलेंस से ही निकल के आ रहा है. जब मॉब हिंसक हो जाती है, भीड़ भीड़ तंत्र का, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग. मॉब वायलेंस में क्या होता है कि भीड़ जो है वो अपने आप को सोचते हैं कि वी हैव द अथॉरिटी टू डू जस्टिस. हम जो कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि कानून को अपने हाथ में लेना, तो वो सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं दैट इज लॉफुल एंड वी हैव द अथॉरिटी टू डू जस्टिस. अगर कोई वहां पे चोर उन्होंने पकड़ा तो उसको पीट पीट के मार दिया, दैट इज लिंचिंग. जो उसको मार देना, दैट विल अमाउंट टू लिंचिंग. ठीक है. अब इस पे बहुत सारे इश्यूज हुए इन द पास्ट, रिसेंट पास्ट ईयर्स. दिस हैज बीन अ वेरी बर्निंग इशू, क्योंकि मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स बड़ी जल्दी जल्दी सामने आने लगे. मॉब लिंचिंग एक कॉन्सेप्ट है जो यूएस से आया, और यूएस की अगर हम बात करें पिछले 100 सालों में 200 से ज्यादा लॉज वहां पे मॉब लिंचिंग से रिलेटेड पास की गई. ठीक है. लेकिन इंडिया में भी इसकी रूट्स जमते भी बहुत जल्दी दिखाई देने लगी, और अभी तो रिसेंट ईयर्स में पिछले 2-3 साल में आप देखो सीए में, ठीक है, और ये जब एनआरसी वाला भी चला उसके साथ, उसमें असम की साइड, नॉर्थ ईस्ट में देयर हैव बीन मेनी इंसिडेंट्स ऑफ मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग के तो बहुत केसेस आए. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगर हम बात करें यूएसए की, there is a law, the Justice for Victims of Lynching Act 2018. The Justice for Victims of Lynching Act 2018. इस एक्ट में जो लिंचिंग को उन्होंने डिफाइन किया है, they have defined it as an act that willfully cause bodily injury to any person on the basis of perceived race, color, religion or national origin of any person. ठीक है. तो इस तरह के इंसिडेंट्स यूएस में और कंट्रीज में आ रहे थे कि जो आउटसाइडर्स भी वहां पर जा रहे थे, दे वर बीइंग टारगेटेड एंड उनको मार दिया जा रहा था. ठीक है. देयर वाज वायलेंस अगेंस्ट देम. ठीक है. या किसी पर्टिकुलर रेस को लेके आप उनपे, उनके प्रति आप हिंसा करते हो, वायलेंस करते हो, या जस्ट ड्यू टू देयर रिलीजन यू टारगेट देम, या उनके नेशनल ओरिजिन, कंट्री. ठीक है. तो इसको एक फेडरल हेट क्राइम उन्होंने माना है. तो लिंचिंग की डेफिनेशन यहाँ पे यूएसए की जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ लिंचिंग एक्ट में आई. ठीक है. फिर नाइजीरिया में भी दे हैव पास द लॉ ऑन मॉब लिंचिंग, एंड मॉब लिंचिंग को दे रेफर टू एज जंगल जस्टिस. ठीक. इसके बाद लिंचिंग के इंसिडेंट्स इंडिया में बहुत सारे हुए. कुछ इसमें से मेन इंसिडेंट्स ये हैं जो आप लोग नोट कर सकते हो कहीं पे भी: दादरी मॉब लिंचिंग, धुले लिंचिंग केस, अलवर लिंचिंग केस. समहाउ इनमें से ज्यादातर सब केसेस, दादरी का तो हम लोगों को पता है, मोहम्मद अगलाफ का जो केस था, इट वाज टोटली अ केस ऑफ काउ विजिलेंटिज्म. ठीक है. जो एक गौ संरक्षक अपने आप को कहते हैं, एंड इन द नेम ऑफ जस्ट दे आर प्रोटेक्टिंग काउज एंड दे आर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ काउज, they are committing violence against a particular religious group. So Dadri mob lynching was a very क्या कहते हैं, highlighted case on this issue. उसके बाद ये अलवर लिंचिंग केस में भी मेरे ख्याल से दिस वाज द केस. इसमें शायद जय श्री राम नहीं बोल रहा था द पर्सन, एंड ही वाज बीटन टू डेथ. ठीक है. फिर एक टेक्निकल, एक देयर वाज अ केस है, मोहम्मद अयूब का केस है वो. इसमें ही वाज अ पर्सन, उसने कुछ वीडियो बनाया कुछ बच्चों को टॉफीज देते हुए, एंड वेरी सून दैट वीडियो वाज सर्कुलेटेड इन द सोशल मीडिया कैरिंग द न्यूज कि ये जो लड़का है या ये जो आदमी है
ये एक चाइल्ड किडनैपर है और उसको तुरंत उसको टारगेट करके उसको ढूंढ के एंड ही वाज बिटन डेथ। तो इस तरह के इंसिडेंट्स की अभी आप देखो, पिछले 1-2 साल पहले की बात है कि गाजियाबाद में लेडी शी वाज कैरिंग, किसी का माइक्रोफोन अगर ऑन हो तो बंद कर लो, शिवम अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो बेटा। ओके मैम। जब मैं आपसे कुछ पूछूं देन यू कैन ऑन एंड आंसर, क्योंकि उसके अगर वो ऑन रहते हैं तो फिर वो डिस्टरबेंस आता है बीच में, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आए, ये कुछ मेन हाईलाइटेड केसेस हैं, इनको आप एक बार पढ़ सकते हो। लास्ट इन 2020 में ही आपका पालघर लिंचिंग केस हुआ जहाँ पे कि कुछ हिंदू मॉन्क्स को मारा गया था, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज ऐड टू दैट। अब कॉज एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इनका सबसे प्रमुख कारण क्या है कि मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज काउ विजिलेंटिज्म, ठीक है, जो एक गौ संरक्षक अभियान जो चल रहा है। इनएक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज ठीक से अपनी ड्यूटीज नहीं कर रही है एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी स्ट्रिक्ट एक्शन। अगर हम आज की बात करें तो अभी तक हमारे पास कोई सेंट्रल लॉ नहीं है इसको मॉब लिंचिंग को प्रिवेंट करने के लिए। देन रोल ऑफ सोशल मीडिया is acting as a deadly weapon in giving a rise to the incidents of mob lynching और mob violence। अगर आप देखो जब सीए के इंसिडेंट्स हुए थे तो सबसे पहले क्या किया गया था, एन ऑर्डर वाज पास्ड कि आप यू विल कीप अ चेक ऑन द सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ द पीपल। तो उसमें आपका व्हाट्सएप मैसेजेस एडमिन जो ग्रुप एडमिन होते हैं उनकी ड्यूटीज लाइबिलिटीज कुछ बढ़ा दी गई, ठीक है। और द सर्कुलेशन ऑफ मैसेजेस वाज रिस्ट्रिक्टेड कि आप एक बार में एक मैसेज एक ही पर्सन को भेज सकते थे, क्योंकि देखो मैसेज आप एक बार में आप कितने भी लोगों को पहले भेज सकते थे, 10-20 लोगों को। तो उसमें प्रॉब्लम वो वायरल होने में बहुत टाइम नहीं लगता उन चीजों को। तो सोशल मीडिया ने इन चीजों को वो कहते हैं ना हवा को आग को हवा देने वाला काम किया है यहाँ पे। तो इस वजह से सोशल मीडिया इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन गिविंग एंड इन इंक्रीजिंग द इंसिडेंट्स ऑफ मॉब लिंचिंग। अब नीड फॉर एंटी लिंचिंग लॉ हमें क्यों जरूरत है। अगर हम बात करें तो 2017 में बिल वाज पास्ड, ठीक है, जिसको शॉर्ट में मासूका बिल भी बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है मानव सुरक्षा कानून। एंड ये ड्राफ्ट किया गया ये बिल एंड देन इट वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द देन एमपी केटकेस तुलसी, और उन्होंने इसको प्रेजेंट किया एज द प्रिवेंशन फ्रॉम मॉब लिंचिंग बिल 2017 एंड दिस हैज नॉट सीन द फेस ऑफ द सन येट। ये बिल फिर हमारा फाइनली पास नहीं हुआ। तो इस टाइम की अगर हम बात करें ऐसी कोई प्रेजेंट हमारी लॉ नहीं है जो मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स को सीधा सीधा हमारा पनिश करे। आईपीसी में देयर आर प्रोविजंस, सीआरपीसी में देयर आर प्रोविजंस, बट वी डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक एंड stringent law. We will be discussing the provisions of IPC and CRPC also. अब जब कोई लॉ नहीं आई तो 2018 में एक केस आया टाइटल एज तहसील एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 9 SCC 501 and this is considered as the landmark judgment on the topic on the concept of legal concept of mob lynching। इस केस में द सुप्रीम कोर्ट हैज रियलाइज्ड दैट इट इज हाई टाइम कि अब मॉब लिंचिंग पे अभी तक कोई लॉ नहीं है और इस ये क्राइम इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है ये ऑफेंस कि वी नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली और जल्दी से जल्दी इस पे एक लॉ बनाने की जरूरत है। लेकिन जब तक कोई लॉ नहीं बन रहा है तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इलेबोरेटली कुछ गाइडलाइंस ले डाउन कर दी, कुछ ऐसे पॉइंटर्स डाल दिए कि जिन पर हर स्टेट वाज रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ लॉ, ठीक है। हर स्टेट्स को नोटिस भेजा गया, उनसे फिर से बार बार मतलब फॉलो अप भी बहुत किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें बहुत एक प्रोएक्टिव रोल दिखाया है। और उसके बाद मणिपुर वाज द फर्स्ट स्टेट, इसमें देखो मैंने लिखा है in this case the apex court gave a slew of directions including preventive, remedial and punitive measures to deal with the crime। मतलब preventive measures भी दिए हैं कि पहले आपको क्या क्या ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि आप उसको फर्स्ट स्टेज पे प्रिवेंट कर लो, आप वहीं पर रोक दो उस क्राइम को। फिर रेमेडियल मेजर्स भी ले डाउन किए हैं कि अगर ऐसे घटनाएं कहीं पर हो जाती हैं तो स्टेट को क्या करना चाहिए।
ठीक है, आप वहाँ पे क्या रेमेडियल मेजर्स वहाँ पे एनफोर्स कर सकते हो, और प्यूनिटिव मेजर्स की पनिशमेंट देने के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, किस तरह से आप पनिश करोगे। तो मतलब बहुत एग्जॉस्टिवली इस केस में एक छोटा सा जजमेंट है, यू कैन गो, यू विल हैव टू गो थ्रू इट अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट मॉब वायलेंस मॉब लिंचिंग का समझना है तो। अब इस जजमेंट के बाद मणिपुर सबसे पहली ऐसी स्टेट बनी जिसने मणिपुर प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉब वायलेंस एक्ट पास करा। ठीक है, इस जो जितनी भी स्टेट्स ने मॉब लिंचिंग से रिलेटेड कोई भी लॉ पास किया है उसमें मेजॉरिटी मतलब जितने भी पॉइंट्स तहसील पूनावाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए वे उसी के आधार पे उन्होंने हर स्टेट ने अपना लॉ बनाया। ठीक है, जरा मरा सा कहीं पनिशमेंट के क्वांटम में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट more or less the law of the state, it is totally based on the guidelines, the measures that have been provided by the Supreme Court in Tehsil S. Poonawalla versus Union of India. We will be discussing this case in the class क्योंकि ये सबसे लैंडमार्क केस है and you should know this case. फिर मणिपुर के बाद राजस्थान और वेस्ट बंगाल ने भी मतलब प्रपोज किया लॉ एंड दे पास द लॉ। The Honorable Supreme Court guidelines to prevent lynching are at the heart of the laws passed by these three states. तो जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं वो इन तीनों स्टेट्स की जो लॉज है वो उसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से उन्होंने कवर किया है हर स्टेट की लॉ में। तो हमारे पास इस टाइम अगर हम अपने लिए बात करें, हमारे पास ड्राफ्ट स्टेज पे दो लॉज हैं। ठीक है, मतलब दो बिल हैं जो मॉब लिंचिंग से डील करते हैं, बट अभी तक ये बिल पास नहीं हुए हैं। पहला द प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉब लिंचिंग बिल 2017 जिसको मासूका भी बोलते हैं, मानव सुरक्षा कानून, जो पास नहीं हुआ अभी तक। एंड देन अगर हम स्टेट ऑफ यूपी की बात करें तो यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने एक बिल पास किया है, उत्तर प्रदेश कॉम्बेटिंग ऑफ मॉब लिंचिंग बिल। आई विल सेंड यू दिस इन व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, एंड इस बिल के साथ दे हैव अटैच्ड मैंने आई हैव गॉन थ्रू दिस बिल एंड व्हाट आई हैव लाइक्ड अबाउट दिस, इसके साथ उन्होंने अपनी पूरी 128 पेज की रिपोर्ट भी सबमिट करी है एंड दैट रिपोर्ट आई विल हाईली रिकमेंडेड टू यू पीपल कि जस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि इसमें उन्होंने दे हैव रेफर टू ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ मॉब लिंचिंग जो रिसेंटली हुए हैं। ठीक है, और बाकी क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या होने चाहिए, तो उन्होंने वो पूरा एक बहुत अच्छी वो रिपोर्ट है, इट इज वेरी वेरी वेल रिसर्च। तो अभी हमारे पास एक ड्राफ्ट स्टेज पे ये दो लॉज है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी से पास हो जाए एंड स्टिल वी डोंट हैव एनी रीजन कि अभी तक क्यों ये योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने पास नहीं किया है उत्तर प्रदेश में। अब अगर हम बात करें, देखो मॉब वायलेंस या मॉब लिंचिंग ऑफेंसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है। जब हम बात करते हैं किसी भी ऑफेंस की, अगर हम आईपीसी में देखें तो एवरी ऑफेंस हैज टू पार्ट्स, वन इज मेंटल एलिमेंट एंड द अदर इज फिजिकल एलिमेंट, जिसको हम कॉमनली मेंस रिया और एक्टस रिया कहते हैं। ठीक है, अगर हम आईपीसी का कोई भी ऑफेंस उठाएं तो हमें उसमें बीइंग अ प्रोसिक्यूटर बीइंग अगर हम प्रोसिक्यूट करने जा रहे हैं किसी को, तो हमें क्या एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि भाई इसने ये ऑफेंस किया है क्योंकि इसके मेंस रिया की ये एलिमेंट्स पूरे प्रूफ मतलब पूरे हैं, और इसने ये फाइनल इसका जो एक्ट था इट हैज कल्मिनेटेड इनटू दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, तो इस वजह से एक्टर सीरियस भी पूरा है। लेकिन मॉब लिंचिंग में आप ये बताओ कि मॉब में तो मॉब मतलब भीड़ है, अब भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, तो आप इतने सारे लोगों का मेंस रिया कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। भाई हम आईपीसी में देखो कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट ये सब आपने पढ़ा होगा, आज जाके एक बार फिर से और पढ़ माइए। ये कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट वाले प्रोविजंस दे वर नॉट सफिशिएंट टू पुट अ टू चार्ज द पर्संस ऑफ मॉब एनीवन। निशा दुबे। हाँ बताइए। Please repeat the question. क्वेश्चन
मैं ये कह रही हूँ क्या जो आईपीसी में हमारे यहाँ कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट वाले प्रोविजंस हैं वो सफिशिएंट नहीं है किसी भी मॉब के ऊपर एक ऑफेंस को इम्प्यूट करने में? मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट है। जो मान लीजिए उसमें जो एस्पेक्ट किया है वो सुप्रीम कोर्ट ऐड कर देती है उसमें, तो मुझे ऐसा कुछ शुरू ही नहीं लगता कि अलग से कुछ बनाना चाहिए। ओके, शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र, would you like to answer? आज जाके एक काम आप लोग करेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं कि हमें अपना ये माइक्रोफोन ऑफ कर दो जिसका भी हो। मैम पर्याप्त नहीं उपबंध, अगर पर्याप्त होते हाँ, तो समस्या का निदान निकलता, लेकिन समस्या में बचने के मार्ग ज्यादा हैं उस उपबंध में जो निहित किए गए पहले से ही। हमारे विधि में जो उपबंध है वो कहीं ना कहीं बीच का मार्ग खोल देते हैं और मनुष्य उनका लाभ लेकर बच निकलता है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप दो लोग हो, दो स्टूडेंट्स ने आंसर किया एंड बोथ ऑफ यू आर ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ठीक है। तो आप अगर जो भी व्यू अपना आंसर में लिख रहे हो, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है देन यू शुड सपोर्ट योर आंसर विद प्रॉपर जस्टिफिकेशंस, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अस इन डेवलपिंग अ न्यू लॉ ऑन मॉब लिंचिंग, सबसे पहला है लैक ऑफ ऑफिशियल डेटा। अगर हम बात करें एनसीआरबी, जिसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हम कहा जाता है, विच इज कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल या ऑथेंटिक डेटा ऑफ द क्राइम्स दैट आर बीइंग कमिटेड, तो उसमें आप मॉब लिंचिंग के जैसे कोई इंसिडेंट्स नहीं देखोगे। Either they have put those crimes या those offenses under the offenses of unlawful assembly, ठीक है, या जो भी offenses आईपीसी में, मतलब वहाँ पे वो offenses they have been put under the offenses which are already mentioned in IPC, लेकिन मॉब लिंचिंग से रिलेटेड ऐसे कोई स्पेसिफिक डेटा आपके पास कम है, ठीक है। फिर प्रिवेंटिव एक्शंस क्या क्या लिए जाने हैं, कहना बड़ा आसान है लेकिन एक इतनी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, सो दिस इज वेरी फार फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी कि प्रिवेंटिव एक्शन लेना और इतनी भीड़ को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है एंड वी डू नॉट हैव एनी स्ट्रिक्ट प्लान ऑफ एक्शन फॉर दैट, ठीक है। देन पॉलिटिकल मोटिव्स भी मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था इन लेक्चर, वी हैव डिस्कस मेनी इंसिडेंट्स जहाँ पे आई हैव डिस्कस कि जो ये कम्युनल इंसिडेंसेस होते हैं, ठीक है, ये मॉब वायलेंस के इंसिडेंसेस होते हैं, इनके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन होता ही होता है, ठीक है। चाहे आप सीए में देखो, आप जेएनयू के इंसिडेंट्स देखो, कहीं ना कहीं फिर इसमें निकल के लास्ट में ये आता है कि देयर वाज अ हैंड ऑफ सम पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पार्टी जस्ट टू फुलफिल हिज और हर अल्टीरियर मोटिव्स। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज, द पर्सन दोज हु आर इन पावर एंड दोज हु आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, जब तक वही लोग इस चीज को मिसयूज करेंगे तो फिर ना तो हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा आएगा, है ना, और वो लोग अगर पावर में है तो दे आर वेरी मच कैपेबल कि वो उस डेटा को हटवा भी दे, या जो ऑफेंडर्स हैं दे हेल्प देम टू गो स्पॉट फ्री। तो बहुत सारी चीजें हैं, और जो हेट एलिमेंट है जो जिसका मतलब नींव बहुत ही गहरी है हमारी सोसाइटी में, उसको शायद दूर कर पाना एकदम से किसी लॉ के माध्यम से, दैट इज नॉट एन मतलब नॉट अ ओवरनाइट टास्क, दैट विल टेक टाइम। तो ये कुछ चैलेंजेस है मॉब लिंचिंग से रिलेटेड एक लॉ डेवलप करने में। टुडे आई विल रिकमेंड यू कि जस्ट वो मतलब अपने घर पर तो हो ही आप लोग, तो आप लोग बैठिए एंड जस्ट गो बैक एंड रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंस रिया एंड एक्टर्स रियस, ठीक है। मेंस रिया और एक्टर्स रियस केवल उतना नहीं है जितना हम लोग आईपीसी के लिए पढ़ते हैं। मेंस रिया और एक्टर्स रियस बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है
आपको आराम से इससे मटेरियल खूब मिल जाएगा ऑनलाइन. जस्ट गो एंड रिवाइज. फिर इसके आगे हम लोग कल का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. आज के लेक्चर में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो यू मे आस्क. मैम ये मुद्रित प्रारूप में कैसे मिलेगा हम लोग को जो आज पढ़ाया आपने? क्या चीज? जो आपने आज पढ़ाया ये प्रिंटेड फॉर्मेट में कैसे मिलेगा हम लोगों को? प्रिंटेड फॉर्मेट में एज सच कुछ है नहीं. ये मैंने इसलिए आपको बोला था जो जो कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ वो लिख लो. इफ यू वांट आपने टाइप, तो अगर आप लोग सारे चाहते हो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन भेज दूंगी, बट आप इसे वो आपको भेज ज्यादा दीजिए क्योंकि help करेगी. सारे की फीचर्स तो आपने सब मतलब बता दिए, लेकिन ये दिमाग में रहेंगे कैसे? मैं आप इसको लोगों को आप ये जो है प्रेजेंटेशन भेज दूंगी. ठीक है, ये वाला इसको आप टॉपिक भेज एक बार इन दीजिए. लोगों का खत्म हो जाएगा, देन आई विल सेंड यू दिस प्रेजेंटेशन. स्क्रीन शॉट ले लो. इसीलिए मैम जैसा थोड़ा सा निवेदन है कि आई विल सेंड दिस प्रेजेंटेशन, डोंट वरी. जी मैम मैं इसको इसको और समूह में फेयर डाल करके, दीजिएगा. हाँ फेयर करके आई विल सेंड दिस. तो मैंने केवल प्रेजेंटेशन बड़ी जल्दी में 5 मिनट में बनाई कि ताकि मेरे पास भी सारे पॉइंट्स वो रहे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है. लेकिन मैम अगर भेज देंगे तो समझने में आसान रहेगा हम लोगों के लिए, ठीक है, आई विल सेंड. भविष्य के लिए. एंड धन्यवाद. वेयर आर अदर्स. अभी तक मुझे ये नहीं समझ आ रहा आप लोग सारे फुल स्ट्रेंथ में कब शो अप करोगे. अभी तक डिसर्टेशन का कोई आप लोग सीरियसली सबमिशन दिया, आप लोगों ने किसी ने ड्राफ्ट साइन ऑफ भी नहीं भेजा है, तो थोड़ा सा उसको सीरियसली लीजिए. डोंट टेक थिंग्स टू लाइटली. निशा, निशा आर यू देयर? चलो, we shall continue tomorrow. Timing I will share in the group. Okay. ओके, थैंक यू.